आनंद तिवारी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि हमारे बीच इतिहास में जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारे आपके बीच में बातचीत हो रही है वो है आपके मौर्य, और तो उसी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले जो है आपसे अपेक्षा रखूंगा कि एक बार प्लीज जो है आप लोग भी अपने अपने स्तर से सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज जो है एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, और फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए। और इतिहास में जो हम आप बातचीत कर रहे हैं वो है आपके मौर्य वंश। तो मौर्यों में आपने देखा कि जो दूसरे शासक थे बिंदुसार, वहां तक हमने आपने चर्चा की थी। और अब जो हमारी चर्चा है वो है अशोक पे, और ये 273 से 232 ईसा पूर्व, ये इनका अपना शासन काल। और कुछ लोगों के मैं चैट देख रहा था कोइंसिडेंसली, तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर क्या अशोक महान था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, अशोक महान था या नहीं महान थे, कम महान थे या ज्यादा महान थे, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें शामिल करेंगे। और इतिहास में एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम राजवंशों के विषय में पढ़ते हैं, राजे महाराजाओं के विषय में पढ़ते हैं, और आज हम जब पॉलिटिशियंस की चर्चा करते हैं, तो एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि राजा या शासक या पॉलिटिशियन ये कभी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। ये या तो योग्य होते हैं या अयोग्य होते हैं। अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है यहां पे, ठीक है, कि आप जो है कुछ नैतिक मानदंड लेके बैठ जाएं और उस आधार पे आप किसी शासक का, किसी पॉलिटिशियन का आप मूल्यांकन करना शुरू कर दें, और फिर आप कहें कि सर ये अच्छा शासक था, ये बुरा शासक था। तो इसमें अच्छे और बुरे की बात नहीं है, इसमें योग्यता और अयोग्यता की बात है। और इसी आधार पे हम अशोक का भी मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है। हालांकि वो लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। तो पहले तो आप अशोक के विषय में कुछ सामान्य तथ्य आप जान लीजिए। सामान्य तथ्य में ये तो आप जान रहे हैं कि 273 ईस्वी में ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पे ये बैठ जरूर गए थे, या इन सिंहासन इनको मिल गया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसलिए आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका संदर्भ हो जाता है कि आपसे अगर पूछे कि भाई अशोक सिंहासन पे कब बैठा, तो ईसा पूर्व 273। और अगर पूछा जाए कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो हुआ ये 269 ईसा। मीन्स गद्दी पे बैठने में और राज्याभिषेक में जो अंतर है वो है आपका 4 वर्ष। मीन्स 4 वर्षों बाद जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे इतिहासकार एक मत नहीं है, और उनका ऐसा मानना था कि संभवतः इसको इस राज्याभिषेक के लिए या अपनी गद्दी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा हो। हालांकि इतिहास में कहा जाता है कि भाई 99 भाइयों की हत्या करके ये सिंहासन पर बैठा था। तो आप बताइए 99 भाइयों की हत्या अगर किसी ने कर दी हो, क्या वो महान हो सकता है? तो इंसान तो महान नहीं हो सकता है, लेकिन शासक जरूर महान हो सकता है। क्योंकि फिर आपसे कहूंगा कि शासक अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, शासक योग्य या अयोग्य होते हैं। और निरंकुशता में आपका इस प्रकार का जो उत्तराधिकार संबंधी जो संघर्ष है आपको हर समय से देख के मिलेगा, हर युग में आपको देखने को मिलेगा। चाहे मध्यकाल में आप औरंगजेब के समय पे आप पढ़ते हो
उसके पहले सल्तनत काल में आप पढ़ते हो, यहां पे आप अशोक का संदर्भ पढ़ते हो, या इसके पहले आप जो है सबसे पहला जो आपका भारतीय राजवंश आपका अस्तित्व में आया हर्यक वंश, जिसके शासक थे आपके बिंबिसार। तो बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो गद्दी के लिए उत्तराधिकार संबंधी इस प्रकार के आपके संघर्ष हमेशा से चले रहते थे। ठीक है, तो ये आपकी महानता में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है। क्लियर है? तो खैर संदर्भ आपका यहां पे पहला तो आपका यही है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ। इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे ये आपको कई संदर्भों में मदद भी करेगा। तो ये तो हुआ इनका गद्दी पे बैठना, और गद्दी पर बैठने से पहले कि गद्दी पे जब ये बैठे उसके पहले की इनकी स्थिति क्या थी। तो उसके पहले की स्थिति ये थी कि जो आपका मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य, आपको मैंने मैप के थ्रू बताया भी, दिखाया भी, और इसमें जो उल्लेख मिलता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य 5 प्रांतों में, 5 सूबों में यह विभाजित था। तो सोचिए इतना बड़ा साम्राज्य और मात्र 5 सूबे, तो काफी बड़ा भूक्षेत्र जो है एक सूबे के अंतर्गत आता था। उसी में से एक प्रांत था उज्जैन, जिसकी राजधानी थी अवंती। तो गद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक हैं, यहां से आपका प्रश्न है, अवंती का उपराजा, या जो है इसी को आप बोल सकते हैं राज्यपाल, या गवर्नर था। ठीक है, यहां पे लाल लिख लीजिएगा। तो 2 संदर्भ आपके यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपको यह याद रखना है और दूसरा याद रखना है कि अशोक कहां का उपराजा या राज्यपाल या गवर्नर था। और गद्दी में बैठने से पहले कि इनकी जो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट्स लिए ले रहे हैं, चलिए धन्यवाद सर, आप बेस्ट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आपने आरओ इतिहास का सिलेबस लिखा, इसको पूरा नहीं आरओ का तो एपिक क्लास जा रहा है आरती जी। और चलिए शोभित जी, अभी आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, अभी आएंगे अशोक के युद्ध पे आएंगे तो उसका उत्तर दे दूंगा मैं। जूनियर सुपर टेट की प्रैक्टिस कब कराएंगे। प्रैक्टिस आपको जो कराई जाएगी एग्जाम के पहले, आपको 1 महीने पहले से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी उसके लिए। चलिए और कोई प्रश्न आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, और दूसरा जो आपका संदर्भ है वो संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके पहले के जो आपके शासक हैं उनसे भी आपका ये जुड़ा हुआ है। तो राजा बनने से पहले अशोक कहां बैठे हुए थे। अशोक बैठे हुए थे अवंती में, एज अ गवर्नर या राज्यपाल या उपराजा। पिता इनके यहां पे बैठे हुए हैं, ये स्थान है अवंती, और यहां पे इनके पिता बैठे हुए थे बिंदुसार। स्थान कौन सा है, ये है पाटलिपुत्र। और हुआ क्या था बिंदुसार के समय पे, बिंदुसार के समय पे विद्रोह हुआ था, ये आपका
इस स्थान पे, पाकिस्तान में ये पड़ेगा आपका, ये स्थान है तक्षशिला। और ये तक्षशिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिंदुसार के शासन के समय पे यहां पर 2 बार विद्रोह हुआ कि जो आम जनमानस था उसने यहां पे जो भी मौर्य अधिकारी थे उन अधिकारियों पे जो है आक्रमण कर दिया या उनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह हुआ इसमें से पहला जो विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया वो भेजा गया अशोक के बड़े भाई सुशील को, और दूसरी बार विद्रोह का दमन किया किसने? अशोक ने। मींस यहां से जो आपका प्रश्न है, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। पहला प्रश्न क्या है आपका? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला में ये जो 2 बार विद्रोह हुआ है किसके शासनकाल में हुआ? तो ये किसके शासनकाल में आप विद्रोह देख रहे हैं? बिंदुसार। और इसका दमन किसने किया? तो पहले का दमन किया किसने? सुसीम ने। यहां से भी आपसे पूछता है और फिर आपसे पूछ लेता है कि दूसरे का दमन किसने किया? अशोक ने। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो अशोक किस स्थान पर था? तो किस स्थान पे था? अवंती में। या आपसे इसी को और तीसरे संदर्भ में पूछ सकता है कि तक्षशिला में विद्रोह के समय पे अशोक कहां का उपराजा था या गवर्नर था या राज्यपाल था? तो कहां का उपराजा, गवर्नर और राज्यपाल था? यह था अवंती में, अवंती का ही उपराजा। और यह जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण भी बड़ा स्पष्ट है। तक्षशिला कहां है? पाटलिपुत्र कहां है? बहुत ही लंबी दूरी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है आपकी जो है भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, और जैसे जैसे आपके जो है भूगोल में परिवर्तन होंगे या भौगोलिक आपके जो है परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। इस चीज को तो आप समझ रहे होंगे। इसलिए संस्कृति के अंतर्गत आपके भौगोलिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है कि पता पड़ा यहां पे तो आपका चावल चल रहा है अच्छा खासा, और जो आपका तक्षशिला वाला क्षेत्र है अफगानिस्तान से आपका लगा हुआ, पाकिस्तान में आपका क्षेत्र पड़ेगा ये तक्षशिला, कि आपके वर्तमान के आपके पेशावर और रावलपिंडी वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। तो वहां पर तो ये कल्चर ही नहीं है। तो यहाँ पे जो अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते थे और आसानी से वो मिक्सअप नहीं हो पाते थे, और इतना दूर, और तब जो है आपके यातायात संचार के साधन भी नहीं थे। तो जब अशोक वहां पे पहुंचता है और अशोक इनसे पूछता है कि भाई आपने विद्रोह क्यों किया, तो यहां पे जनता ने कहा कि ना तो हम राजा बिंदुसार के विरोध में है, ना ही आपसे हमारा कोई विरोध है, बल्कि ये दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। अमात्य मतलब अधिकारी या ऑफिसर, और महामात्य हाई ऑफिसर। तो ये अमात्य हमारा अपमान करते हैं, तो इस कारण से हमने विद्रोह किया हुआ है। अब ये मैं 2 संदर्भ लेके क्यों आपको कह रहा हूं, एक आपका ये अवंती और दूसरा जो आपका है वो है आपका तक्षशिला। क्योंकि जब आप आगे अशोक को पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेखों को आप पढ़ेंगे, तो अशोक का दीर्घ शिलालेख संख्या 3, तो 3 में वो एक आदेश जारी करता है और कहता है कि मेरे अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में हर 5वें साल दौरे पर जाएं, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं जहां पे वो हर तीसरे साल दौरे पे जाएं, मींस वहां पे जल्दी जल्दी दौरे पे जाएं। और वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किन 2 स्थानों पे ये हर तीसरे वर्ष अपने अधिकारियों को दौरे पे भेजने की बात करता है। तो एक था आपका अवंती और दूसरा है आपका तक्षशिला। तो तक्षशिला का तो समझ में आ रहा है कि भाई तक्षशिला में इन्होंने विद्रोह हुआ था,
और ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं हो, बहुत लंबा आपकी जो है दूरी पड़ जाती है, तो यहाँ पे बार बार जाएं, फिर जाके जो है गतिविधियों से परिचित रहें, उनसे आप जो है वार्तालाप करें, आपका इंटरेक्शन हो, ताकि उनकी समस्याएं आपको जो है समझ में आए और उनका आप निवारण भी करें, ताकि ऐसे किसी भी विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रश्न उठता है कि अवंती को इन्होंने क्यों शामिल किया? अवंती को इसलिए शामिल किया क्योंकि अशोक यहां पे राज्यपाल रहा था, और एज अ उपराजा या राज्यपाल रहते हुए अशोक ने उज्जैन में ही नरका कुंड की स्थापना की थी। नरका कुंड का मतलब क्या होता है? नरका कुंड का मतलब होता है नरक का कुंड। नरक का कुंड मतलब कि यहां पे अशोक को यदि लग जाता था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपका राज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको उसी कुंड में लाया जाता था और वहीं पे उसका सिर काट दिया जाता था। तो आप में से किसी ने जो पूछा था कि अशोक महान था, फिर भी मैं कहूंगा अशोक महान था। अगर आप कहें 99 भाइयों की हत्या के बाद भी महान, तब भी मैं कहूंगा महान। इसलिए आप किसी भी शासक को यदि आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उनके बैकग्राउंड के बारे में सारी चीजें आप जान जाइए, ठीक। और जब सारी चीजें आप जान जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा वो महान था या नहीं। और फिर आपसे एक बात कहूंगा कि कोई भी कोच है, कोई भी शिक्षक है, वो आपको कभी दी बेस्ट नहीं बनाता। वो आपके अंदर दी बेस्ट बनने की जो योग्यता है वो पैदा कर सकता है। बात समझिएगा मेरी, ठीक। कि हम एक अलग तो जगा सकते हैं, अब उसको मेंटेन रखना आपका अपना दायित्व है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले संदर्भ पे आते हैं। क्वेश्चन लिए ले रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ARO इतिहास, यूपी स्पेशल और 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा करा दीजिए। आपको नहीं लगता कुछ लंबी चौड़ी एक्सपेक्ट है आपकी? इतना कैसे पॉसिबल होगा? चलिए चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक। तो संदर्भ आपका कौन सा महत्वपूर्ण है? ये पूरा का पूरा आपका जितना भी संदर्भ मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा ही संदर्भ आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। काहे का महान? ना ही अकबर महान महान तो राणा प्रताप थे। अच्छा चलिए आते हैं अभी, तो आपकी बात भी मैं रख लूंगा, ठीक है, और सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे कि महानता कॉन्सेप्ट है क्या, या सच में ये इसका अस्तित्व है महानता संबंधी किसी कॉन्सेप्ट का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक उछल कूद करके पढ़ते हैं ना, तब तक जो है इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। चलिए खैर आपको नहीं आएंगी, निश्चिंत रहिएगा। तो ये तो हुई अशोक की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसे आप कह सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पे, और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको आप छोड़ सकें, ठीक। तो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पे यदि आप आएंगे तो माता की जगह मैं माताएं किए दे रहा हूं, क्योंकि अलग अलग नाम मिलते हैं। भाई पिता का नाम तो आप जान रहे हैं कि बिंदुसार हैं, और माता अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। एक नाम सुभद्रांगी भी मिलता है, एक अशोक की माता का नाम धम्मा भी मिलता है, और एक नाम पासादिका भी मिलता है। अब किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में पड़ा हुआ था, कि इतिहास में एक जगह पे सबकी राजकुमारियों के नाम या पत्नियों के नाम जो महत्वपूर्ण हो वो लिखवा दीजिए। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, और उनके माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा, कि आप जहां जहां पे भी आपसे पूछ लेता है कि भाई इसकी पत्नी का क्या नाम था, उसकी पत्नी का क्या नाम था,
तो ऐसा नहीं है कि उठा के जो है फिर सभी शासकों की पत्नियों का आप नाम याद रखना हो। आपको वो नाम आपको इतिहास में याद रखना होते हैं उनकी पत्नियों के नाम जिनका कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक महत्व हो। अभी ये चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं, फिर इन पे आऊंगा मैं, क्योंकि 2-3 बार इस प्रकार के कमेंट मेरे पास में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर शायद आप लोगों को समस्या कुछ ज्यादा है, और होती भी है। शुरुआती दौर में इस प्रकार की समस्याएं होना स्वाभाविक भी है। देखिए, आपको जो नाम याद रखना है ना, आपको नाम जैसे बिंबिसार, इसकी पत्नियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, इसको मिटाए दे रहा हूं, इसी मैप में काम हो जाएगा। जब आप बिंबिसार को आप पढ़ते हैं तो बिंबिसार की 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं, और तीनों पत्नियों के नाम क्यों मिल रहे हैं? तीनों पत्नियों के नाम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बिंबिसार ने अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वैवाहिक संबंधों को जो है, वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। कहां कहां शादी कर रहा है वो? एक तो दिल्ली के पास में मद्र देश में, यहां की राजकुमारी थी क्षेमा, इससे विवाह किया। यहां पे आके इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी की, और जो आपका कौशल क्षेत्र है, आपका अयोध्या वाला क्षेत्र, यहां पे महाकौशला देवी से शादी की। तो ये चूंकि उसकी अपनी नीति का ही एक अंग था, इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने एक तरफ जो है लिच्छवियों का सपोर्ट प्राप्त कर लिया, यहां पे जो है महाकौशल राजा से जो है काशी इनको दहेज में मिल गया, अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होने लगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। आर्थिक स्थिति के माध्यम से इसने अपनी सैन्य सुदृढ़ीकरण को इसने बढ़ावा दिया, मद्रों का सहयोग समर्थन प्राप्त कर लिया, और जो बहुत ही ताकतवर थे, इनका प्रबल विरोधी यदि आप आगे चल के देखेंगे तो आपका अवंती था, जहां के अशोक बाद में चल के राजा बने। तो ये तो खैर काफी पहले थे, आपके अशोक से 200-300 साल पहले। तो अवंती के साथ में इसने जो है अपने कूटनीतिक संबंध बनाए कि अवंती का शासक था चंडप्रघोष, वो जब बीमार हो गया तो इसने अपने राजवैद्य को भेज दिया, जीवक को भेज दिया, और इसको जॉन्डिस हुआ था, पीलिया हुआ था। तो मित्रवत संबंध बनाए। गंधार में इसने मित्रवत संबंध बनाए, यहाँ का शासक था पुष्कर सारिन, इसके पास में इसने अपना दूत भेजा अत्यधिक उपहारों के साथ में, इससे इसने मित्रता कर ली। तो जहां उसको जैसे समझ में आया, और अगर कोई कमजोर समझ में आया तो उससे युद्ध करके उसको जीत लिया। यहीं पे बगल में एक छोटा सा राज्य था अंग, एकमात्र इनकी विजय है, और इसी में आपके पूरे बिंदुसार पूरे हो जाते हैं। इसके बाहर बिंदुसार से कोई प्रश्न नहीं बनता है, कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। तो बिंदुसार की जो पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं क्योंकि उसका राजनीतिक महत्व है। आपसे यदि कुमार देवी का नाम पूछा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी का, तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसने उसके नाम से जो है सिक्के जारी किए, और गुप्त वंश का वो पहला ऐसा शासक है जिसने सोने के सिक्के जारी किए, और उसमें राजा रानी की आकृति है, विवाह प्रकार के सिक्के हैं, इसलिए आपसे उनका नाम पूछा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा जो आपका नाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। तो इनकी 2 बेबियां थी, एक थी ध्रुव स्वामिनी और दूसरी जो थी वो थी कुबेर नागा। इनका नाम पूछ लिया जाता है। इनका नाम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसके पीछे जो है वो पूरा का पूरा इनका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का इतिहास है कि ध्रुव स्वामिनी की ये जो कहानी है, ध्रुव स्वामिनी इसके बड़े भाई रामगुप्त की वाइफ थी, और रामगुप्त के समय पे शकों का आक्रमण हुआ। तो रामगुप्त एक कायर, भीरू या डरपोक शासक था, तो उसने शक शासक से कहा कि भाई आप जो है हमसे कुछ पैसा धन वगैरह ले लीजिए, अपनी सेना उठाइए, चले जाइए, हमको आपसे युद्ध नहीं करना। तो उसने कहा हमको धन भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, और साथ ही आपकी वाइफ ध्रुव स्वामिनी भी चाहिए। तो रामगुप्त उसको देने को तैयार हो गया। तब फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये ध्रुव स्वामिनी के वेश में जाता है, अपने सैनिकों के साथ में जाता है, और उस शक शासक की हत्या कर देता है। लौट के आता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है, भाई की हत्या कर देता है, और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। और इन्हीं शकों को उन्मूलन करने के कारण इसकी एक उपाधि हो गई, कौन सी? शाकाहारी की उपाधि।
तो आपसे चूंकि इसका भी राजनीतिक महत्व है इसलिए आपसे पूछता है। और कुबेर नागा इसलिए पूछता है क्योंकि जो शक थे ये आपके गुजरात क्षेत्र में थे, इसलिए कुबेर नागा से जो इनकी पुत्री उत्पन्न हुई प्रभावती, उसका विवाह इसने जो है पश्चिम के राजाओं के साथ में किया। तो जहां पे राजनीतिक आपका महत्व है उससे संबंधित नाम आपसे पूछे जाते हैं। नहीं तो एक तरफ से तो जो है जितने राजा रहे भाई, कोई राजा जो है आपके कुंवारे थोड़े नहीं बैठे हुए थे और कोई 10-10 शादियां किए बैठे। तो सोचिए हर राजा की अगर रानी के केवल आप नाम लिखना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 किताबें तो इसी में भर जाएंगी आपकी। तो सबके नहीं याद रखना होते हैं, कुछ बहुत ही सिलेक्टेड आपके जो है नाम है वो आपको याद रखना होते हैं और उसके पीछे क्या है आपका राजनीतिक कोई घटनाक्रम है, तभी उनका महत्व है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक तरफ से धर के आप सबको रटना शुरू कर दें। चलिए, तो ये तो हो गई माताएं। अब प्रश्न उठता है इनसे कोई क्वेश्चन बनेगा? बन ही नहीं सकता। तो अब आप कहेंगे आपने लिखा क्यों? तो लिखा इसलिए कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं हो जाए, नहीं तो तुरंत शुरू हो जाते हैं कि ठीक है पिता का नाम तो जान रहे, माता का तो नाम ही नहीं लिखा। या कई लोग पूछे सर माँ का नाम क्या था, तो लिख दिया। ठीक, जहां से आपका प्रश्न बनेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और फिर आ जाएं पत्नियों पे, तो पत्नियां कर दें भाई, एक तो थी नहीं। तो पत्नियों पे यदि आप आएंगे तो ढेर सारी इनकी पत्नियां थी। एक वेदिश महादेवी, ये विदिशा में जब अशोक रुका तो वहां का जो श्रेष्ठी था, श्रेष्ठी का मतलब होता है व्यापारियों का नेता, ये महत्वपूर्ण है आपका, आपसे पूछा भी जाता है श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, व्यापारियों के नेता। तो श्रेष्ठी की पुत्री विदिशा की जो श्रेष्ठी था व्यापारियों का नेता था, उसकी पुत्री से इसने विवाह किया था और उसका नाम था वेदिश महादेवी। फिर इसके बाद में तिस्रक्षिता, असंधि मित्रा, पद्मावती और कारुबाकी। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है किसको? कारुबाकी को। और इसी एकमात्र पत्नी का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि अशोक के जो लेख हैं इसके लेखों में इसकी एकमात्र पत्नी का जिसका नाम मिलता है वो है कारुबाकी। ठीक है, तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। और पद्मावती से इसे जो बेटा हुआ था उसका नाम था कुणाल, और जो कुणाल था इसको अशोक ने अंधा करवा दिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि अशोक ने अपने किस बेटे को अंधा करवा दिया था या आंखें निकलवा ली थे? वो थे कुणाल। जो कारुबाकी है, कारुबाकी से इसे जो बेटा हुआ उसका नाम था तीवर। और अशोक का एकमात्र ये बेटा है जिसका नाम अभिलेखों में मिलता है। तो एकमात्र पत्नी और एकमात्र बेटा जिसका अभिलेखों में नाम मिलता है वो है आपके कारुबाकी और तीवर, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों का नाम, तो दोनों में आपके कारुबाकी और तीवर अभिलेखों में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपका प्रश्न बनता है और बनना भी चाहिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी
कहां से कहां पहुंच रहे सर? जब भारत पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो भारत में कौन कौन से राजवंश थे? बिल्कुल। पहले देखिए, राजवंश तो ढेर सारे थे आपके, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी का आपका आक्रमण हुआ, और मोहम्मद गोरी के एक्चुअली महमूद गजनबी के आक्रमण के समय से आपको पूछना चाहिए था, तो आपका प्रश्न ज्यादा अच्छा होता। तो जब मिडवल पे आएंगे तो वहां चर्चा कर देंगे। हालांकि अगर राजवंशों को आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे यहीं से अगर आप शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम से, तो यहाँ पे आपका जो है हिंदू शाही राजवंश था, जिनकी राजधानी थी उद्भांडपुर। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके अरब शासन कर रहे थे, और यहाँ का शासक था फतेह दाऊद। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके गुजरात में चालुक्य शासन कर रहे थे। और मोहम्मद गोरी के समय आपने कहा है, तो मोहम्मद गोरी के समय यहाँ पे शासक था भीमदुती, और भीमदुती पहला ऐसा शासक है जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1178 ईस्वी में पराजित किया था, वासद के मैदान में पराजित किया था। यहाँ पे अजमेर वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे चौहान शासन कर रहे थे। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पे जो शासन कर रहा था वो स्वयं को कहता था भारतेश्वर पृथ्वीराज चौहान। 1191 1192 में युद्ध हुए, तराइन के युद्ध। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजित रहा और दूसरे में इसकी पराजय हो गई। थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे कन्नौज। यहाँ पे गहड़वाल शासन कर रहे थे, और यहाँ पे गहड़वाल वंश का जो शासक था उसका नाम था जयचंद। और जयचंद और मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध हुआ, 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद पराजित हो गया। कश्मीर में आप जाएंगे तो कश्मीर में आपके 3 राजवंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय आपने पूछा है, तो उस समय वहां पे जो है लोहार वंश की रानी दिद्दा का शासन था। यहाँ पे बंगाल में यदि आप आ जाएंगे तो यहाँ पे जो शासन कर रहा था वो पाल वंश का शासन था, और इसका जो समकालीन शासक था वो था आपका महिपाल। ये आपकी नॉर्थ इंडिया की स्थिति थी। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपके प्रभावी थे वो चोल शासक थे। यहाँ वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। और आपके यहाँ पे केरल में आपके पांड्यों का शासन था। ये था आपका उस समय का भारत। क्लियर? चलिए, क्लियर है? ओके। कितनी पत्नियों के नाम याद करना जरूरी है? बस अशोक के संदर्भ में मैंने लिख दिया, केवल बस कारुवाकी का नाम याद रखिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो केवल यही पूछता है कि अशोक की किस पत्नी का नाम अभिलेखों में मिलता है। तो एकमात्र पत्नी जिसका नाम अभिलेखों में मिलता है वो है कारुवाकी। और अगर आपसे पूछता है कि अशोक के किस पुत्र का नाम जो है अभिलेखों में मिलता है, तो वो है आपके तीवन। क्लियर? चलिए, नहीं भाई वेद जी, ऐसे आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ऐसे कैसे बता दें? चलिए, संदर्भ से अलग हो जाएगा ना। मध्यकालीन पे आएंगे, वहां पे बताएंगे। और यदि आपको ज्यादा जिज्ञासा है तो जो है हमारे बैच में बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे क्या मोहम्मद बिन कासिम के जो है पूरा खलीफा से शुरुआत कर देंगे, जिनके ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? या जिन हज्जाज का नाम भी जो है शामिल कर लेंगे। चचनामा ग्रंथ के विषय में भी आपको बता देंगे। 712 में आक्रमण किया, कैसे कैसे आक्रमण किया, कितने मार्गों से होकर आए, ठीक है? सारे मार्ग आपको बता देंगे। खैबर पख्तूनिस्तान वाला मार्ग बता देंगे, बेलन वाला मार्ग बता देंगे, मकरान तट का मार्ग बता देंगे, उसका समुद्री मार्ग भी बता देंगे, ठीक है? सब कुछ बता देंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हुए इनकी पत्नियां, और पत्नियों में आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? केवल एक नाम आपको याद रखना है, वो है आपके कारुवाकी। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इनकी संतानों पे, और संतानों में आपके पुत्र भी हैं और पुत्रियां भी हैं। तो 4 पुत्र इनके जिनका नाम मिलता है, साहित्य में मिलता है, उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें मिलता है, और भी अलग अलग संदर्भों में मिलता है। तो जो महेंद्र है, महेंद्र के विषय में
जो उल्लेख मिलता है कि ये सबसे बड़ा पुत्र था, ये तो ठीक है, बड़े छोटे का कोई खास महत्व है नहीं है। और महेंद्र को इन्होंने भेजा था श्रीलंका में, बोधि वृक्ष की शाखा के साथ में भेजा था और उसको वहां पे गाड़ दिया गया और आगे चल के वो आपका एक विशाल वृक्ष बन गया। और इसी के माध्यम से भारत से जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो है भारत से बाहर निकल के पहुंच गया कहां, श्रीलंका। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको लंका भेजा गया था, तो अशोक ने लंका किसको भेजा था, ये भेजा था महेंद्र को। ठीक, ये जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका ये जो आपसे पूछता है। तीवर, तीवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एकमात्र पुत्र है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम लेखों में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जालौक ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये शैव था, मैं शिव का उपासक था। और खैर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले स्वयं शैव था। ये आप आगे चल के देखेंगे कि हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और हर्ष भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शैव ही था, शिव का उपासक था। और कुणाल, इसके विषय में मैंने बताया कि इसको अशोक ने अंधा करवा दिया था। ठीक, तो जो पुत्रों से आपके क्वेश्चन बनते हैं आप खुद ही समझ जा रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि ऐसा पुत्र जिसका नाम लेखों में है वो कौन है, किसको जो है लंका भेजा गया यहां से, कौन शैव था, और किसे जो है अशोक ने अंधा करा दिया था। चारों ही स्थानों से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, निग्रोध, उपगुप्त, दोनों में से किसको मानेंगे अगर ऑप्शन में दोनों हो तो? आ रहे हैं, क्यों आप लोग आगे आगे परेशान हो जा रहे हैं? एक्चुअली जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, तो दिव्यावदान जो है श्रेय देता है उपगुप्त को। और जो दूसरे बौद्ध ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं है कोई दूसरे अन्य ग्रंथ हैं, बौद्धों के ही अपने ग्रंथ हैं, उसमें उल्लेख मिलता है कि इसका अपना जो भतीजा था 6 साल का निग्रोध, उसने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, तो दोनों मिलते हैं और आज तक इतिहासकार ही ये पता नहीं लगा पाए कि भाई दोनों में से किसने दीक्षित किया था। तो जब इतिहासकार ही नहीं पता लगा पाए हैं, तो अब अगर आप पूछ रही हैं कि दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न ही आपका डिलीट हो जाएगा, या फिर आपको विकल्प दे दिया जाएगा उपर्युक्त दोनों, टिक कर दीजिएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक, और आगे चल के जो है किसी ने भी दीक्षित किया हो, लेकिन मोगली पुत्र तिस्से के प्रभाव में आके ही ये पूरी तरह से बौद्ध बना था, ये एकदम सत्य है। ठीक है, तो आएंगे अभी इस पे भी। चलिए और भी क्वेश्चन लिए ले रहे हैं। चलिए, पुत्री का नाम नहीं बताया, अरे बिल्कुल बता रहे हैं भाई, आ रहे हैं, लीजिए आ गए। पुत्रियां 2 ही थी, एक हैं संघमित्रा और दूसरी हैं चारुमती। ठीक, तो महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेजा था श्रीलंका, तो महेंद्र के साथ में यह भी श्रीलंका की यात्रा पे गई थी। अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, निग्रोध को आंसर, ओके, अरे आप लोग प्रश्न पूछे रहिए, ठीक है, लेकिन पढ़ा रहे हैं आ और पूछेंगे बा। मीन्स अगर मौर्य में है तो मौर्य पे अगर आप पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उस चर्चा में जो चर्चा होती है उस चर्चा में सब लोग शामिल रहते हैं। बाकी अब आप पता पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में डिस्कस करने लगे तो चलिए मैं डिस्कस कर दूंगा, उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन उससे आपका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। तो संदर्भ के साथ में यदि आप रहते हैं तो आपका ज्यादा लाभ है, ठीक है, बाकी मेरी कोई हानि नहीं है तो कहीं से भी कोई उत्तर देने में। अब इसके बाद में आप इनको कंक्लूड कीजिए कि अगर इन सभी से उसे प्रश्न पूछना हो तो वो कैसे प्रश्न पूछेगा। तो जो आपका यहां से जो प्रश्न बनता है वो बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक स्रोत माने जाते हैं, प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, वो माने जाते हैं लेख। कि जब भी मैंने आपसे इतिहास के विषय में मैंने चर्चा की तो इतिहास को आप विभाजित करते हैं, प्राचीन इतिहास को ही आप विभाजित करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत वहां से होती है जहां पर आकर आपके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत एक दूसरे के पूरक होने लगते हैं या एक दूसरे की बातें जो है उनसे पुष्ट होने लगती हैं। कि साहित्यिक स्रोत में जो कहा गया है उसकी पुष्टि हो जाए पुरातात्विक स्रोत से, और अगर पुरातात्विक स्रोत में कोई बात कही गई है उसकी पूर्ति हो जाए आपकी साहित्यिक स्रोत से, तो उसको हम मान सकते हैं ऐतिहासिक काल, या वहां से आपका ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने देखा कि भारत में सिक्कों का प्रचलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से हुआ, तो इसके विषय में उल्लेख कहां से मिल रहा है? इसके विषय में उल्लेख मिल रहा है बौद्ध ग्रंथ से, उसे कहा गया है कर्षापण। और जब उत्खनन में आपके वो सिक्के मिल गए तो सिक्के आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ गए और उसकी पुष्टि हो गई साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत एक दूसरे के पूरक हो गए, तो आपका ऐतिहासिक काल। तो आपके जो लेख हैं या आपके जो पुरातात्विक स्रोत है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यदि आप अशोक के विषय में जानना चाह रहे हैं तो अशोक के अभिलेख ही उसका पूरा इतिहास लिखते हैं। और अशोक के जो इतिहास लेखन है उसमें अगर अशोक पे सबसे अच्छा काम किसी का है तो या तो रोमला थापर का है या भंडारकर का है, दो ही इतिहासकार है। और भंडारकर ने अशोक के लेखों के माध्यम से ही पूरा इतिहास लिखा है। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था कि किसने जो है लेखों के आधार पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिखा है, तो वो आपके इतिहासकार भंडारकर ही हैं। तो ये लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जो आपका संदर्भ या इनसे जो इनकी पृष्ठभूमि से जो क्वेश्चन बनता है कि लेखों में अशोक के परिवार के किन किन सदस्यों का उल्लेख मिलता है, तो अगर आप देखेंगे कि लेखों में किसका उल्लेख है, तो अब जो है यहां से आप केवल उठा लीजिए, पत्नी में किसका उल्लेख है, पुत्र में किसका उल्लेख है और पुत्रियों में किसका उल्लेख है। बस ये आपका फाइनल है कि अगर आप इन तीन को आप जान रहे हैं तो अगर कभी भी आपका प्रश्न आएगा यहीं से आएगा। तो एकमात्र पत्नी जिसका लेखों में उल्लेख है आपने पीछे देखा कौन है, वो है कारुवाकी। एकमात्र पुत्र जिसका लेखों में उल्लेख है वो है तीवर। और दो पुत्रियां जिनका लेखों में उल्लेख है, दोनों पुत्रियों का है, संघमित्रा भी है और दूसरी आपकी चारुमती भी है। क्लियर? तो बस इतने को आपको याद रखना है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी अपने पारिवारिक जीवन के विषय में या व्यक्तिगत जीवन के विषय में। क्लियर है? ओके, अभी आ जाएंगे अशोक के अभिलेखों पे आ जाएंगे। अशोक ने कुल कितने अभिलेख लिखवाए और कितनी भाषाओं में और कहां से प्राप्त हुए। ओके, अशोक के जो है टोटल जो अभिलेख मिलते हैं ये 47 स्थानों से 150 लेख मिलते हैं। और ये आपके अफगानिस्तान से भी मिलेंगे, पाकिस्तान से भी मिलेंगे, आपके नेपाल से भी मिलेंगे, और भारत में आपके जो है कश्मीर को आप छोड़िए, नीचे उत्तराखंड आइए, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से कोई लेख नहीं मिलता है। लेकिन बंगाल में वो ताम्रलिप्ति तक गया जरूर था, क्योंकि किसको उन्होंने श्रीलंका भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। तो वहीं से होके ये श्रीलंका गए थे और कोई रूट तो था नहीं, हवाई जहाज था नहीं उसके पास में। खैर उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी अशोक के पास, ठीक है, मोबाइल फोन भी नहीं था बेचारे के पास, बड़ी समस्या थी उसको। ठीक, तो चलिए अभिलेखों पे डिटेल से, अभिलेख जो है आपके विद इन 2 मिनट्स में पूरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आ जाते हैं स्वयं अशोक के नाम पे।
तो पहली चीज इसका व्यक्तिगत नाम, तो व्यक्तिगत नाम तो इनका अशोक ही था, बताने की जरूरत ही नहीं है, अशोक था, तो ये तो नहीं पूछता है। और जो 150 लेख हैं कि 47 स्थानों से इसके 150 लेख प्राप्त हुए हैं, इन 150 में केवल 4 ही लेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, और उसमें से आपसे वो ये अपेक्षा रखता है एग्जामिनर कि आप जो है पहला लेख जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है वो कौन सा है, तो वो है आपका मास्की। सर्वप्रथम मास्की में ही जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो व्यक्तिगत नाम क्या था, अशोक। कितने लेखों में मिलता है, 4। कौन कौन से हैं, मास्की, और जो आपको याद रखना है वो केवल मास्की को ही याद रखना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न आपका यहां से आता। अन्य आपके कौन कौन से हैं, गुर्जरा है, नेत्तूर, ये भी आपका कर्नाटक में पड़ेगा, मास्की भी कर्नाटक में, नेत्तूर भी कर्नाटक में, और चौथा यहां पे लिख दे रहा हूं उदय गोलम, ये भी कर्नाटक में। तो आपको यहां से जो आपका प्रश्न बनता है वो आपसे पूछ लेता है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो सर्वप्रथम मिलता है किसमें, मास्की में मिलता है। मीन्स मास्क हटाइए और व्यक्तिगत जो है उनका चेहरा देख लीजिए, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। मास्क लगा रहता है तो चीजें छिपी हुई रहती हैं, ठीक है, तो मास्क को आप हटा दीजिए, मास्क हटा दीजिए, मीन्स मास्की। तो इसी को आपको याद रखना है जहां से आपका प्रश्न बनता है। तो ये तो हुआ इनका व्यक्तिगत नाम। व्यक्तिगत नाम के बाद में अगला जो आपका प्रश्न है, जहां से आपका अशोक के नामों से जो प्रश्न बनते हैं, वो है इसका आधिकारिक नाम। आधिकारिक नाम का मतलब है कि जिस नाम से ये अपने शासनादेश जारी करता। जैसे आप देखेंगे, आप प्राचीन काल में आप देखते हैं कि कई राजाओं ने, या जो आपका शुरुआत हुई है, एक एग्जाम्पल ऐसा लिए लेते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो, कि आपसे पूछता है कि प्राचीन काल में कौन सा ऐसा राजा था जिसे मृत्युलोक का देवता कहा गया। तो लोगों को लगता है कि सर जो है मृत्युलोक का देवता पूछा गया तो फिर वो मृत्युलोक तो छोड़िए, वो कई कई लोग के देवता याद रख लेते हैं कि कौन से इस राजा को फला लोक का देवता कहा गया, इसकी ये उपाधि थी, इसकी वो उपाधि थी, और रटते रहते हैं और उसी में जो है घूमते रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूं ताकि आप भूलें नहीं। राजा परीक्षित थे, इनको कहा गया मृत्युलोक का देवता, और ये इनको कहा गया है अथर्ववेद में। और ये आपका क्यों पूछा जाता है और क्यों पूछा जाना चाहिए, ये इसलिए पूछा जाता है और इसलिए आगे भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि राजत्व में देवत्व के आरोपण का ये आपका पहला उदाहरण है इतिहास में। पहला, तो जहां पहला शब्द आ गया वो आपका महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि राजत्व का मतलब होता है शासन चलाने की नीतियां, कि किन नीतियों के आधार पे हम अपना शासन चला रहे हैं, और उसमें देवत्व का आरोपण आपने कर लिया। और ऐसा किया क्यों जाता था, ताकि राजा का सम्मान बढ़ जाए, कि वो आम प्रजा से अलग है, उसके अंदर दैवी शक्ति है, दैवी अंश है, और लोगों को एक मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि भी मिले कि हाँ भाई जो शासक बैठा हुआ है वो हमारी आपकी रक्षा करने में वैसे ही सक्षम है जैसे ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तो राजा का सम्मान भी बढ़ेगा और प्रजा को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट भी रखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये उपाधि केवल यहां पे ही शासक धारण कर रहे थे, यहां पे जो भी शासक आए, आगे आप देखेंगे मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, बलवन जो है स्वयं को निवायते खुदाई बोलेंगे, मध्यकाल में आप आ जाएंगे। निवायते खुदाई का मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया या ईश्वर की परछाई। तो वो कहता है मैं ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर की परछाई हूं, इसलिए मुझ पे अंकुश लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए आपका मध्यकाल का पहला निरंकुश शासक कौन बनता है, बलवन।
आगे चल के अकबर अपने आप को कहता है जिल्ले लाही। जिल्ले लाही का भी मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया या ईश्वर की परछाई, कि पृथ्वी पर मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं उसका। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिला, ये पहला उदाहरण हमको इतिहास में कहां पे मिलता है? ये उदाहरण हमको मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में किस राजा को कहा गया है? ये कहा गया है राजा परीक्षित को। तो एक तो होता था कि आपने कोई राजकीय उपाधि धारण कर ली हो। राजत्व में देवत्व का मतलब होता है राजकीय उपाधि, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि इसी उपाधि से आपके जो है राजाज्ञाएं भी या आपके शासनादेश भी जारी हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक का जो आधिकारिक नाम था, यह आधिकारिक नाम इसकी राजकीय उपाधि से अलग था। अशोक का जो आधिकारिक नाम था वो था प्रियदर्शी। और ये कौन सी भाषा है? अभी आप में से किसी ने पूछा कि अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं में मिलते हैं? कई भाषाओं में मिलते हैं। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, यूनानी है, आर्मेइक है, सीरियाई है, सभी लिपियों में है। लेकिन जो कॉमन या सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और भाषा कौन सी है? प्राकृत। तो ये जो प्रियदर्शी है, ये आपका संस्कृत का जो प्रियदर्शी शब्द है उसी का ये प्राकृत रूपांतरण है। तो ये इसका आधिकारिक नाम था, मींस ऐसा नाम जिससे जो है इसकी राजाज्ञाएं घोषित होती थी, इसके शासनादेश जारी किए जाते थे। और जो इसकी राजकीय उपाधि थी, तो इसकी राजकीय उपाधि थी देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो काफी कुछ जो है देवताओं के समकक्ष। हालांकि मौर्यों में आप देखेंगे तो किसी भी शासक ने जो है कभी जो है देवत्व की उपाधि नहीं धारण की या देवता नहीं कहा, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे बिंदुसार हो। लेकिन अशोक काफी कुछ उसके नजदीक आते हैं। ठीक, तो ये इनका व्यक्तिगत नाम से आपका प्रश्न बनता है। व्यक्तिगत नाम सर्वप्रथम कहां मिलता है? मास्की में मिलता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसका आधिकारिक नाम क्या था? प्रियदर्शी। और जो है इसका राजकीय उपाधि क्या थी? तो इसकी राजकीय उपाधि थी देवानाम प्रिय। और अभिलेखों की शुरुआत ही ऐसे होती है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा आह। मींस देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यह कहता है, या यह उसकी आज्ञा है, या यह उसका आदेश है। ठीक, तो ये इनका अपना नामों से आपका जो प्रश्न बनता है। और अंतिम और इसमें जो आपका महत्वपूर्ण संदर्भ है कि जो पुराण है, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। और मौर्य वंश के विषय में जानकारी आपको कौन सा पुराण दे रहा है? तो मैंने आपको बताया था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो उसी में से आप पकड़ लीजिए विष्णु पुराण। तो इतने आपके संदर्भ बनते हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो एक तो आप इसको पकड़े रहिए। तो व्यक्तिगत आपको उनके ज्यादा पीछे के और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अशोक से जो आपका बनता है प्रश्न वो आपके इतने संदर्भ हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्लास को यहीं पर विराम देंगे और कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी संदर्भ पे। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप दे सकते हैं। उस पे नख से लेके शिख तक A to Z पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और चलिए आप लोगों के कमेंट्स लिए ले रहे हैं। क्या है भाई धुआंधार कमेंट्स आप लोगों के? बिल्कुल, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। गुड, चलिए बहुत बढ़िया बात की आपने। पहली बार आपकी जो है पढ़ के, आपका मैसेज पढ़ के खुशी हुई। चलिए, श्रीलंका के राजा ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी या इतिहासकारों को भ्रम हो गया था? एक्चुअली श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था तिस्य। और जो देवानाम पी की उपाधि है, इतिहास में या मौर्यों में आप देखेंगे देवानाम पी की उपाधि 3 लोगों ने धारण की। याद रखेंगे आप आदस से। आ से कौन है? अशोक हैं। दा से आपके दशरथ हैं। ठीक, और ता से हैं आपके तिस्य। तो ये आपका क्वेश्चन है और उस प्रश्न का आपका ये उत्तर है। ठीक, और अगर आपको ये याद रखना है कि देवानाम प्रिय की उपाधि कितने धारण के,
तो 3 लोगों ने धारण की है, उपाधि धारण करने की आदत हो जाती है, आदत से ही आप याद रखेंगे अशोक, दशरथ और तिस। ठीक है, चलिए और आपका कौन सा प्रश्न है? 1857 क्रांति पढ़ा दीजिए। 1857 क्रांति 2 बार पढ़ा चुके हैं। चोल काल पढ़ा दीजिए। हाँ, ये जो है अच्छा जो है प्रश्न है आपका, इस पे विचार किया जा सकता है। बड़ा बढ़िया मैसेज है सर, कंटिन्यू नहीं चलती, एक चलेगी फिर गैप। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि और फिर आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं और बड़ा स्पष्ट फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं, ये आपका डेमो क्लास है, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, डेमो क्लास है। और आप किसी भी कोचिंग में, किसी भी संस्थान में आप जाते हैं तो आपको लगता है मुझे 3 दिन डेमो मिल जाना चाहिए, तो यहां तो मेरे ख्याल से 15 दिन 20 दिन से डेमो हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि जो है आपको मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है, और ठोक बजा के जो है विश्वास भी करना चाहिए। तो जितना आप जो है मुझे ठोकना बजाना चाहते हैं ठोक बजा लीजिए। ठीक है, और यदि उसके बाद में आपको लगता है कि अगर आपको कहीं बैच आपको ज्वाइन करना है, आपकी आवश्यकता है, जरूरत है आपकी, तो आप जो है मुझे ही परख लीजिए, क्या इसमें बुराई है। ठीक, तो डेमो क्लास है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, डेमो क्लास है। आगे चल के ये आपकी बंद तो होगी। हाँ, जो क्लास आपकी नहीं बंद होगी, जो कंटिन्यू मैं चलाऊंगा, वो आपसे फिर कह दे रहा हूं, वो आपका जो है करंट अफेयर्स है। इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैं आऊंगा, और इस पे जो है आपका गैप नहीं होगा। कभी हो सकता है अस्वस्थ हो जाए, एक अलग विषय हो गया, या कोई समस्या आ जाए, वो एक अलग विषय है। अदरवाइज जो क्लास आपकी कंटिन्यू में चलेगी, करंट अफेयर्स, और इसके पहले भी करंट अफेयर्स लगातार चला है, और कोई भी आपका ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको प्रश्न नहीं मिले हों। कोई भी एग्जाम A to Z, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे आपको प्रश्न मिलेंगे, 80% प्लस आपको प्रश्न मिल जाएंगे, और आपके सही भी हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी काफी कुछ ट्रिकी कर देते हैं। ठीक, तो उस पर वर्क भी चल रहा है, और जैसे ही ये आपका डेमो क्लास पूरी होगी, तुरंत ही इसके स्थान पे आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, ये आपका डेमो ही है, तो डेमो क्लास तो कंटिन्यू नहीं चल सकती ना। हाँ, जो क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी वो आपका करंट अफेयर्स की चलेगी, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, अगर अस्वस्थ नहीं है या कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है तो। ठीक है, चलिए आप लोगों के और कोई अगर आपके प्रश्न हो, कोई आपके अगर शंकाएं हो, चलिए। सर धम्म किस भाषा का शब्द है? धम्म आपका संस्कृत के ही जो है धर्म शब्द का प्राकृत भाषा में रूपांतरण है, क्योंकि जो आपकी प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में री की मात्रा ही नहीं है, री का उच्चारण ही नहीं है, तो धर्म ये आपका संस्कृत भाषा में आप धर्म बोले, और इसी को आप जब प्राकृत भाषा में बोलते हैं तो ये आपका हो जाता है धम्म। और दोनों ही जो आपकी ये हैं, ये भाषाएं हैं, और ये दोनों ही भाषाएं आपकी जिस लिपि से निकली हैं वो आपकी क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो लिपि आपकी है ब्राह्मी, तो ब्राह्मी लिपि से आपकी संस्कृत भी निकली, और संस्कृत थोड़ा सा लो प्रोफाइल लेवल पे आई, हर व्यक्ति संस्कृत का उच्चारण कर नहीं सकता है, तो संस्कृत से ही आपकी पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है, ये सारी की सारी भाषाएं निकली। तो इनको आप संस्कृत का परिष्कृत रूप कह सकते हैं, इनको आप जो है कहीं कहीं पतित रूप भी कर दिया है। तो पतित रूप क्यों कहना, इसका व्यवहारिक रूप कहिए ना भाई। अगर किसी चीज को हमको समस्या हो रही है और हम यथार्थ पे आके बातचीत करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो संस्कृत से ही आपकी जो है ये प्राकृत है, पाली है, सारी की सारी, तो लिपि तो आपकी ब्राह्मी ही है। ठीक है, और इसी से आपकी संस्कृत भाषा, संस्कृत से ही आपका जो है संस्कृत का ही आपका प्राकृत भाषा में रूपांतरण हो गया, तो धर्म का हो गया धम्म, प्रियदर्शी का हो गया पीदसी, देवानाम प्रिय का हो गया देवानाम पीय। ठीक है, तो प्राकृत भाषा। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न आपका? नंबर दे दीजिए आपका। सर मेरे पास में नंबर नहीं है, मोबाइल है लेकिन नंबर नहीं दे पाऊंगा। आप संस्थान में जो है आपकी कोई समस्या, संस्थान में आप संपर्क कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों का? प्रश्न तो नहीं दिख रहे हैं। चलिए चलिए, तो आप लोगों को अगर लगता हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हो, ठीक है,
सर क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे? यदि हां तो सनातन धर्म की बुराई क्यों किए? एक्चुअली आपने लंबी चर्चा छेड़ दी। चलिए इसको तुरंत ही मैं पूरा किए देता हूं, समय भी हो रहा है। देखो, विष्णु के टोटल जो माने गए हैं न्यूनतम अवतार, तो विष्णु के न्यूनतम 10 अवतार माने गए हैं। इसी को आप कहते हैं दशावतार, और इसलिए दशावतार मंदिर भी आपके समय समय पे बनते रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला अवतार है वो आपका मछली का अवतार है, मत्स्य अवतार। और मछली का अवतार होना भी चाहिए, क्योंकि आप इन अवतारों को आप ऐसे नहीं, आप जो है जैसे विज्ञान में आप पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है कहां पे हुई? आदि सागर में। और पहला जो आपका जीव अस्तित्व में आया वो क्या आया? मछली आई। ठीक, तो वैसे ही जो है विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। तो बड़े आसानी से याद रहेगा। अभी आपके प्रश्न पे आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा संदर्भ के साथ में आऊंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है केवल प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, आसपास की चीजें भी आप जान लीजिए तो आपको भी थोड़ा डिस्कशन सार्थक रहेगा। तो विष्णु का पहला अवतार तो मछली का अवतार है। ठीक, और विज्ञान भी ऐसा मानता है, तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आप विज्ञान में ही पढ़ते हैं कि उन्हीं में से एक मछली जो है सागर से बाहर निकली, उसके पैर विकसित हो गए, और आपका जो है पहला सरीसृप विकसित हो गया, जिसे विज्ञान बोलता है सिमोरिया। ठीक है, और फिर जो है आपका अगला जो विज्ञान का क्रम है उसमें आपका आ जाता है पहला उभयचर। उभयचर का मतलब है जो जल और थल दोनों जगह विचरण कर सके, और विज्ञान पहला उभयचर मानता है स्टेगोसिफेलिया को। तो यहां पे आके आप भी जो है उभयचर मान लीजिए। मछली के बाद में उभयचर आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका कछुआ। तो ये विष्णु का आपका दूसरा अवतार हो गया। मींस जिस प्रकार से आपकी विज्ञान की जो है कहानी, उसकी अपनी धारणा अवधारणा आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही जो है धर्म भी आपका आगे बढ़ रहा है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। और जो आपने कहा बुद्ध का अवतार विष्णु का 10वां अवतार माना गया है। ठीक, और ये विष्णु का वर्तमान अवतार है। वर्तमान में जो अवतार लिया है विष्णु ने, वो यह वर्तमान में अवतार किस अवतार के रूप में है? बुद्ध के रूप में। और क्यों लिया था? क्योंकि बड़े पैमाने पे जो है आपकी बलि हो रही थी, पशु बलि हो रही थी। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस समय के जो आपके उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, जिसमें आपका शतपथ ब्राह्मण है और भी कई आपके ग्रंथ हैं, उसमें उल्लेख मिलता है कि पता पड़ा कि जो है बड़े पैमाने पे जो है पशुओं की बलि दी जा रही है, कर्मकांडी व्यवस्था। तो इस पशु बलि को रोकने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, जो आपका पहला प्रश्न है। दूसरा आपने कहा कि अगर अवतार लिया तो जो है बुद्ध ने जो है विष्णु की आलोचना क्यों की? तो बुद्ध ने किसी की ना तो आलोचना की है और ना ही प्रशंसा की है, क्योंकि बुद्ध से जब भी पूछा जाता था कि क्या ईश्वर है, तो बुद्ध चुप हो जाते थे। फिर पूछा जाता था कि ईश्वर नहीं है, तब भी बुद्ध चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? वो इसलिए चुप रहते थे, है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इंसान ये कहे कि मैं नहीं जानता। है या नहीं है वो तो बात की बात है, आप ये कहिए कि मैं नहीं जानता। और जब आप ये स्वीकार करेंगे कि मैं नहीं जानता, तो आप जानने के लिए उन्मुख होंगे, और जानने के लिए उन्मुख हो जाएंगे तो आप स्वयं ही जान जाएंगे है या नहीं। दूसरी चीज, पहले आपका जवाब दिया मैंने, ना आलोचना की ना प्रशंसा की। दूसरी चीज, जब उन्होंने ईश्वर पे ही चर्चा नहीं की है कि ईश्वर है या नहीं है, तो आलोचना कहां प्रश्न उठता है? आलोचना उन्होंने किसकी की है? आलोचना उन्होंने की है कर्मकांड की। और कर्मकांड की आलोचना इसलिए की है क्योंकि बड़े स्तर पे आप इसके थ्रू पशु बलि कर रहे थे। तो एक प्रकार से उन्होंने जो वैदिक धर्म था उसको आईना दिखाया कि ये देखिए आपके धर्म में, आपके रिलीजन में ये कमियां हैं, तो इसके माध्यम से कमियों को दूर किया गया। ठीक, तो वो बुराई करना नहीं होता है। मान लीजिए अगर मैं कोई फैक्ट यहां पे गलत लिख जाऊं और आप मुझे अगर बताएं कि सर जो है आपने ये फैक्ट गलत लिख दिया, तो ये आपने मेरी बुराई थोड़ी नहीं की, ये तो आपने मेरे से अगर कोई गलती हो गई, मेरे से कोई कमी हो गई, तो आपने उस कमी को बता दिया।
ठीक है, तो आईना दिखाया, और आईना विष्णु जी को नहीं दिखाया, आईना उन्होंने दिखाया किसको? आईना उन्होंने दिखाया वैदिक रिलीजन को, वैदिक धर्म को, कि आपके धर्म में ये कमियां हैं, इन कमियों को आप सुधार कीजिए। और जब इन कमियों में सुधार हुआ तो खड़े हो गए शैव और वैष्णव और पैदा हो गए शंकराचार्य। तो उठा के उन्होंने बौद्ध फिलॉसफी का ही खंडन कर दिया, और अगर आप किसी फिलॉसफी को खंडन कर देंगे तो धर्म आपका लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ, क्योंकि शंकराचार्य आ गए। और फिर बुद्ध ने जितनी भी चीजें ली हैं, ये सारी की सारी चीजें उपनिषद से ही ली हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने कहां से लिया? तैत्तिरीय उपनिषद से। तो ज्यादातर चीजें तो उपनिषद से ही उन्होंने ली। धर्म चक्र जिसे आप पढ़ते हैं, द्वादश निदान, तो ये द्वादश निदान भी जो है बारह होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो ये अपना द्वादश निदान बोल रहे हैं, उपनिषदों में से बोला गया है धर्मचक्र। कि बुद्ध ने कहा दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा दुख का कारण है अविद्या। आपके सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या को दूर करने के लिए तो आप जो है संस्थान से जुड़े या हमसे जुड़े या किसी अन्य आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही जो है बुद्ध ने दुख के कारण की खोज की, उन्होंने कहा दुख का कारण है अविद्या। अविद्या क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति जो है जरा मरण की प्रवृत्ति, जरा मरण की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि जन्म लेने की प्रवृत्ति है। फिर ऐसे ऐसे करके जो है उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, खड़ायतन, ये पूरा का पूरा इन्होंने उठाया उपनिषद से, और इसी को उन्होंने नाम दे दिया द्वादश निदान। तो नई बात कहां बोली? और नया तो कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां उपनिषद आ गए तो उपनिषद के लिए तो कहा जाता है वेदांत, जहां वेदों का अंत हो गया, कि अब उसके आगे स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। आप दुनिया में जितने संत हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उपनिषद से एक शब्द भी ज्यादा बोला हो। तो बुद्ध कहां से बोलते? कोई बोल ही नहीं पाया। तो बुद्ध ने चीजें उपनिषद से ही ली, आलोचना नहीं की है, कमी बताई है। ठीक है, विष्णु ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि जो है हिंसक आपकी प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, उस हिंसा को रोकने के लिए बुद्ध का अवतार लिया। ये विष्णु का वर्तमान अवतार है, और आगे चल के विष्णु जी अवतार लेंगे कल्कि के रूप में, जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी मानती है। और सफेद घोड़े पे बैठ के आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है हम आप लोग आगे आगे दौड़ेंगे और विष्णु जी जो है तलवार लिए जो है घोड़े पे बैठे होंगे। तो खैर चिंता की बात नहीं है, आप लोग पल्सर ले लीजिएगा। ठीक है तो ये भविष्य में होने वाला विष्णु जी का अवतार है। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक यहां से आपका पूरा हो गया होगा। बड़ा लंबा पूछ दिया आपने। और कोई प्रश्न है? सर प्लीज बताएं, क्या बताना है भाई? सर पीईटी पेट हट जाएगा आंसर में। अब भाई ये हम कैसे बता सकते हैं? चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं भाई, उन्होंने गलत नहीं लिखा था, और इस पे एक लंबा चौड़ा एक आपका हो जाएगा संदर्भ। ठीक है, तो अभी चलिए, और कोई प्रश्न आपका? ओके, अब कोई प्रश्न नहीं है। 6 मंथ करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें? कोई भी बुक ले लीजिए आप, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है आपका इस पे आ जाएंगे करंट अफेयर्स पे। ठीक है, जैसे ही आपकी डेमो क्लास पूरी होगी, ठीक, और जल्दी ही डेमो क्लास आपकी ऑफ करेंगे, और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप या आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके परिवार के कोई लोग हैं, अगर
उनको लगता है तो बिल्कुल जो है पूरा हम पे विश्वास कर सकते हैं, हमारी संस्था पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक, और हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं पुनः इसी समय पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।